हाय गाइस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदि एक्सप्लेन्स पर। आज हम लोग एक मुद्दे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक राष्ट्र और एक चुनाव। ये बहुत ही रिसेंट अभी इसको कैबिनेट का अप्रूवल में मिल चुका है। अब संविधान में संशोधन होंगे, कुछ नए बिल्स बनेंगे, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं आज कि वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअली है क्या। एक राष्ट्र एक इलेक्शन। तो समझ में आ रहा है इसमें कि एक राष्ट्र है और एक ही बार में इलेक्शन होना है। तो हमारे इधर क्या होता है फिलहाल कि लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का, विधानसभा का और पंचायत का चुनाव अलग अलग होता है। ये जब लागू हो जाएगा तो हम चाहते हैं, हमारा चाहत ये है कि जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और पंचायत का चुनाव तीनों एक साथ ही संपन्न कर दिया जाए, एक ही साथ कर दिया जाए, खत्म। इससे बहुत सारे फायदे होंगे और इससे कुछ कुछ फिर नुकसान भी है या फिर जो चैलेंजेस, जो अड़चन आने वाली है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले जानते हैं, मतलब ये पुराना कितना है या कहाँ से अचानक से आ गया, रातों रात तो ऐसा कुछ आता नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये एक्चुअली आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये आज का सोच नहीं है। जब 1952, 1951-52 में जब जनरल इलेक्शन पहला हुआ था 1952 में, उसी समय ये प्रपोजल रखा गया था कि हम लोग साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ इलेक्शन कराते हैं सारी जगहों पर, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, सबका। पर ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद ढेरों कमेटी रिकमेंडेशंस भेजे, जैसे ढेरों कमेटी का गठन हुआ, ढेरों कमेटी इसके बारे में बोले कि नहीं, हम लोग को एक साथ इलेक्शन कराना चाहिए, लॉ कमीशंस बने, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया। अब जो सरकार है ये एक फैसला लेने जा रही है और हो सकता है कि ये जल्द ही अब पास भी हो जाए, पारित भी हो जाए। तो ये आया तो एक तो पहला बात कि ये बहुत पुराना है, भारत में पहले ही इसके लिए विचार किया गया था। अब हम लोग के पास इसका प्रमाण भी है कि हाँ ये सही काम करता है। केस स्टडीज, जैसे कि फ्रांस है। फ्रांस में वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं, वहाँ के राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं। तो वहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव है और फिर लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जो है, जो स्टेट फेडरेशंस का होता है, वो एक साथ होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में भी सेंटर का और फेडरेशन का एक साथ होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी वही सीन है। जर्मनी में भी वही सीन है। मतलब ये चारों जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश है, यहाँ भी ये ही सिस्टम से इलेक्शन होता है। एक ही बार में सब इलेक्शंस, जितने भी टीयर है गवर्नमेंट के, सारे में एक ही साथ से इलेक्शन करवा दिया जाए। इससे फायदे भी होते हैं। तो अब हम उसका फ़ायदा जानेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है, इसमें पैसा बचेगा। अभी आपको पता होगा लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें 60,000 करोड़ रुपए लगे हैं। 7,000 करोड़ रुपए की लागत से ये इलेक्शन संपन्न हुआ। तो अगर स्टेट में भी जब इलेक्शन होगा, जब विधानसभा का, उसमें भी पैसे लगेंगे, वही ईवीएम जाएगा, वही बूथें बनेंगी, वही कर्मचारी को भेजना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि पैसा बचेगा सबसे पहले। और पैसा बचेगा आपके 4500 करोड़। मतलब एक ही साथ करेंगे तो अब पहला बात कि एक ही जगह बार बार आपको ईवीएम नहीं भेजना है, बार बार आपको ह्यूमन फोर रिसोर्सेज नहीं भेजने होंगे, तो पैसा बचेगा। 4500 से 5,000 करोड़ बचेंगे। इसको सरकार कुछ और वेलफेयर स्कीम में, कुछ और लाभदायक स्कीमें में बदल सकती है, इस पैसे का यूज़ वहाँ कर सकती है। फिर इसे दूसरा फायदा होगा गवर्नेंस का फोकस। ऐसे क्या होता है, अभी आपको पता हो गवर्नमेंट बना है, मान लीजिए सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी हरियाणा चुनाव आया, उससे पहले राजस्थान चुनाव थे, तेलंगाना चुनाव थे। तो सरकार 5 साल में जो नेता है वो काम के बजाय इलेक्शन कैंपेन्स में ही, यात्रा में ही बिजी रह जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का जो गवर्नेंस है इसको पीछे करके एक सेटबैक पे रखता है कि नहीं ठीक है, जो शासन हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि जो नेता है वो सब यात्रा करने में व्यस्त है। इससे ये फायदा होगा
कि फिर वो जो नेता है वो फोकस कर पाएंगे गवर्नेंस में। और नेता के साथ साथ जो सरकार है, सरकार को इलेक्शन कराना होता है, इलेक्शन कराना खुद में एक बहुत बड़ा टास्क है, उसको कराने के लिए भी ज़रूरत होगा। फिर है वोटर्स टर्नआउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम लोग बोलते हैं कि 50-60% वोटर्स लोग आते हैं, वोट देते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं आता है। अब जब इलेक्शन 5 साल में एक बार होगा, तो सब इसको एक पर्व की तरह देखेंगे, सब चाहेंगे कि हम जाए वोट दे, एक ही बार वोट देना है, तीनों जगह वोट दे देंगे। तो ये क्या है कि वोटर्स का टर्नआउट भी इससे 85% 90% तक हो सकता है। और जितना ज़्यादा ये टर्नआउट होगा, उतना ही एक दृढ़ लोकतंत्र बनेगा हमारा देश। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, मतलब इसमें ठीक है आप बेनिफिट तो जान लिए, इससे फ़ायदा क्या क्या लाभ। अब इसमें कुछ कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो नुकसान भी दे सकता है, उसके बारे में जानेंगे। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि सरकार 5 साल में एक बार बनता है, और जो नेता है वो इलेक्शन के टाइम ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर मान लीजिए इलेक्शंस होते रहेंगे अलग अलग स्टेट्स में, तो उससे क्या होगा कि सरकार एक्टिवली काम करेगा, एक्टिवली काम करेगा उस राज्य में, या फिर कुछ भी स्कीम्स लाते रहेगा, दूसरे राज्य में लाया कि देखो यार हमारा स्कीम बहुत बढ़िया है, हमें चुनो, हम बहुत वेलफेयर लाते हैं, हम कर समाज कल्याण की ओर बहुत झुकाव रखते हैं अपना। तो ये दिक्कत है, अब एक बार होगा तो सरकार फिर याद भी नहीं करेगा आपको। 5 साल तो यार चलो, एक बार इलेक्शन हो गया, 5 साल के बाद देखेंगे। दूसरा है लॉजिस्टिकल इश्यूज, मतलब कि इतना सारा ईवीएम्स, इतना सारा चीज़ एक साथ करना छोटा बात नहीं होता। एक छोटा सा एक चुनाव, पंचायत का चुनाव ही क्यों ना हो, उसके लिए भी बहुत सिक्योरिटी, बहुत सारा चीज़ लगता है, और वो बहुत ही टफ कार्य होता है उस चीज़ को सही तरीके से संपन्न कराना, इलेक्शन को। तो ये लॉजिस्टिकल इश्यूज एक इशू है इसमें। दूसरा इशू जो है वो है डिल्यूशन ऑफ लोकल इश्यूज। अगर मान लीजिए सब जगह सरकार एक साथ बनेगी, सेंटर में भी एक साथ बनेगी, स्टेट में भी एक साथ बनेगी, तो जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, जो छोटे मोटे जो लोकल ग्रीवांसेस है, वो फिर अनदेखा हो जाएगा। सरकार बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाएंगी, केवल बड़ी बड़ी बातें होंगी। फिर वो छोटा छोटा जो आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी बात होता है, वो सब बात कहीं छिप जाएगा, कहीं शैडो में आ जाएगा, छाँव पड़ जाएगी उस बातों में। और फिर सबसे बड़ा इशू है जो आपके मन में अभी तक आ गया होगा, कि यार इसको शुरू कैसे करेंगे। अब कहीं इलेक्शन 2024 में हुआ है, कहीं 2019 में हुआ है, कहीं 2022 में हुआ है। तो यार ठीक है, जो 2022 में हुआ है वो 5 साल के बाद इलेक्शन कराएंगे, मान लीजिए 2027 में। तो इसके लिए तो ठीक है, 5 साल कंप्लीट हो गया। लेकिन जो क्या होगा, जो 2026 में ही चुन के आए होंगे, उनके लिए तो बस एक ही साल कंप्लीट हुआ होगा। अब ये कहेंगे कि नहीं, मेरा 5 साल बाकी है, अभी 2027 में नहीं करो, इसको 2032 में लागू करते हैं। तो ऐसे में जो सहमति है, सहमति मैंडेट बनाना, सहमति प्राप्त करने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि ये सबसे सर्वसम्मति से इसको कैसे लागू किया जाए। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे इसके अगले पड़ाव में, जहाँ पे है पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रिएक्शन रहा, हमारे देश में अन्य पार्टी का इसमें क्या कहना है। तो कुछ पार्टी कहते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया है, हम इसका सपोर्ट करते हैं। हालांकि जहाँ दूसरा पार्टी है वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है। ऑब्वियस सा बात है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड्स होता है, एक टेल्स होता है। उसी तरीके से यहाँ भी सबका वही है, लोग बिखरे हुए हैं। यहाँ पर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं रीजनल पार्टीज, जो स्टेट के छोटे मोटे पार्टीज है, जैसे झारखंड में जेएमएम हो गया, फिर आपके और एक छोटा पार्टी ले लेते हैं, जैसे कि एक है आजसू पार्टी। तो ये सब पार्टी परेशानी में आ सकते हैं। तो ये सब पार्टी को ज़्यादा तकलीफ है कि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे लोकल मुद्दे दब जाएंगे, इन लोग का राजनीति नहीं चल पाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें लीगल और संवैधानिक और कानूनी क्या दांवपेच है। सबसे पहले तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा,
क्योंकि इलेक्शन जो एक संवैधानिक कार्य है, तो इसको संविधान में बिना संशोधन के ये नहीं हो सकता है। दूसरा है लीगल चैलेंजेस। इसमें बहुत सारे दांव-पेच फँसने वाले हैं, बहुत लोग केसेस करेंगे, पीआईएल्स फाइल होंगी, तो ये इस दोनों से निकलना पड़ेगा सरकार को, और ये पॉलिसी को भी निकालना पड़ेगा। अब इसके जो इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू करने के लिए हम लोग क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ और फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा। लागू ऐसे तो नहीं हो जाएगा। सबसे पहले सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, इसके लिए एक नया बॉडी क्रिएट करना पड़ेगा। एक बॉडी क्रिएट करना पड़ेगा, इसको स्टैट्यूटरी पावर्स देना पड़ेगा, इसको वैधानिक शक्तियाँ देनी पड़ेगी, ताकि ये अपने कार्य को बहुत ही एफिकेसी के साथ, बहुत ही अ, अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से कार्य को संपूर्ण तरीके से निपटारा कर सके, कार्य का निर्वहन कर सके। तो दूसरा है पब्लिक कैंपेन्स। लोगों को जानकारी नहीं है। सबसे पहले जो पब्लिक है, लोगों को अवेयरनेस, लोगों को जानकारी देना पड़ेगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, इस पे भी ध्यान दिया जाए। आप लोग समझिए कि आप लोग एक ही बार इलेक्शन में वोट देंगे, उसी समय आपको लोकसभा का भी आपको जो कैंडिडेट है चुनना है, विधानसभा में भी चुनना है। फिर पायलट प्रोजेक्ट्स। पायलट प्रोजेक्ट्स बोले तो कि हम लोग आगे आगे कहीं कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा ऐसा करके देखेंगे, और इससे फिर सीख लेंगे, और फिर पूरे भारत में पैन इंडिया में इसको लागू करेंगे, क्योंकि एक ही बार करने में दिक्कत है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ये इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। अब तक हम लोग फ़ायदे पढ़ चुके हैं, नुकसान पढ़ चुके हैं, कैसे अगर ये करना होगा तो कैसे करना होगा। हम लोग बात करेंगे अभी ये अगर होता है तो फिर कैसे, मतलब क्या इससे फ़ायदा होगा, और क्या करने से हम लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से लागू कर सकते हैं। सबसे पहले है ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये एक साथ नहीं लाया जाए, इसको धीरे धीरे करके लाया जाए। मान लीजिए अगला जो चुनाव है, उसमें सेंटर का, लोकसभा का तो हो ही रहा है इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ विधानसभा के इलेक्शन कराया जाए, लेकिन पूरे सारे राज्यों को नहीं कराया जाए। कुछ 10 राज्य चुने, जिसमें कुछ राज्य बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, कुछ में लिटरेसी बहुत कम हो, लिटरेसी कम हो, किसी में ज़्यादा हो। इससे पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में दूरी कितना है। हमें जहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है वहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है। इस हिसाब से इसमें फिर फेर बदल करके इसको फिर सही तरीके से लागू करना। तो ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे करके लागू करना। इन्हांसिंग गवर्नेंस, इससे क्या होगा कि जो गवर्नेंस, शासन करने का जो अ, शासन जो करने का शक्ति नहीं, इसको क्या कहेंगे कि प्रॉपर तरीके से आप शासन कर सकते हैं। आपको जब शासन कर रहे हैं, आप जब गवर्न कर रहे हैं, तो आपको फिर इलेक्शंस के बारे में नहीं सोचना, आपको तुष्टीकरण के बारे में नहीं सोचना, अपीज नहीं करना पड़ेगा पब्लिक को। आप बस अपना पॉलिसी मेकिंग और उसका एग्जीक्यूशन में आप ध्यान देंगे। फिर है इलेक्टोरल रोल, लॉज को अमेंड करना पड़ेगा, संशोधन लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड है। इससे हम लोग का लोकतंत्र भी बहुत सुदृढ़ होगा, बहुत ही अच्छा होगा लोकतंत्र। अब इससे हम लोग क्या क्या, हम लोग का फ़ायदा जो होगा वो तो हम लोग को पता ही है। सबसे पहला फ़ायदा जो होगा वो ऑब्वियस सा बात है कि हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। 5,000 करोड़ रुपए बचेंगे, जो यहाँ पैसे बचेंगे उस पैसे को फिर हम कोई नया समाज कल्याण कार्य में डालेंगे। पॉलिसी फोकस, यहाँ पर जो पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कैंपेन्स जो सरकार इलेक्शन से पहले जो कैंपेन्स कराती है, वो सब कैंपेन्स में दिमाग नहीं लगाकर वो अपने सुचारू रूप से जो शासन करने में ज़्यादा अच्छा से ध्यान देंगे। पब्लिक पार्टिसिपेशन, अब पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 5 साल में भी एक बार सही तरीके से वोट नहीं दीजिएगा, तब तो ये आपके लिए बैकफायर करेगा। तो ये हो गया सारा एक्सपेक्ट्स पूरा, कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या, एक राष्ट्र एक चुनाव। अब इसमें से कुछ सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ा हूँ। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो इसमें सबसे बड़ा परेशानी का मुद्दा कौन सा हो सकता है? अगर आपको कुछ सवाल जो यहाँ पे दिए, तो आप कमेंट में उसका कुछ सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं कि अच्छा, ये अगर ये मुश्किलात होंगी तो हम लोग इस तरीके से इसका निवारण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पब्लिक ही मेन है, पब्लिक ही सरकार बनाती है।
और आपका अटेंशन के लिए मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो उम्मीद है कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप कमेंट करें कि आपको क्या इसके बारे में आपकी राय है। और आप अगर कुछ और ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। शुक्रिया।